बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द मेडिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 5। मेडिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 5। लेट्स ओपन द बुक्स एंड मूव ऑन द यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स और मशीन के बारे में। स्टूडेंट्स, इन दिस यूनिट यू डिस्क्राइब फ्रिक्शन एंड इट्स काजेज। सबसे पहले हम लोग लर्निंग आउटकम्स की तरफ आते हैं। इस यूनिट में आप लोग डिस्क्राइब करेंगे फ्रिक्शन क्या है और उसके काजेस, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड सजेस्ट मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, आइडेंटिफाई व्हाट साइक्लिस्ट, स्विमर एंड पैराशूट्स डू टू रिड्यूस फ्रिक्शन, एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स and distinguish between mass and weight and differentiate between balanced and unbalanced force and describe the effects of balanced and unbalanced force on the motion of an object. Describe the term inertia. Demonstrate how wedge and inclined plane are used to move the objects and compare the three kinds of levers using examples. And describe how lever make work easier by giving example of its uses from the daily life. Friction. There is no such thing as a completely smooth surface. यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी स्मूथ सरफेस रखती हो कि वो कम्प्लीटली उसकी सरफेस इतनी स्मूथ हो कि उसमें फ्रिक्शन ना पैदा हो। सम हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस seems to be perfectly smooth, but if you look at these surfaces with a microscope you will see that they have rough edge। ये उसने कहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अगर हाईली पॉलिश्ड सरफेस है यानी जो दिखने में बहुत परफेक्टली स्मूथ है, बट इफ़ यू लुक एट दीज सर्फेसेस, लेकिन अगर आप किसी इन्हीं सतहों को देखें विद आ माइक्रोस्कोप से यू विल सी दैट दे हैव अ रफ एज, तो फिर भी आप देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई रफ एज जो है वो मौजूद हैं। व्हेन दीज रफ एज रब अगेंस्ट ईच अदर, यानी जब ये जो रफ एज होते हैं ये एक दूसरे के साथ रब किए जाते हैं, ये जो एज होते हैं रफ वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं अगेंस्ट ईच अदर, दे प्रोड्यूस्ड अ फोर्स, तो ये एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं कॉल्ड फ्रिक्शन, जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो पैदा होती है किसी भी दो सरफेसेस के आपस में रब करने से, आपस में रगड़ने से। फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप द सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर वन अनदर। इसी तरह फ्रिक्शन जो है वो ट्राइज करती है टू स्टॉप द सरफेस फ्रॉम द स्लाइडिंग ओवर वन अनदर। फॉर स्मूथ सरफेस लाइक आइस एंड ग्लास द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ लेस, यानी वो सरफेस जहाँ जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं जैसे कि आइस है और ग्लास है, उनकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लेस होती है। फॉर रफ सरफेस लाइक वुड, और वो सरफेसेस जो रफ होती हैं लाइक वुड है, रबर है एंड सैंड पेपर है, इट इज़ मच ग्रेटर। और वो सतह जैसे कि वुड है, रबर है और सैंड पेपर है, इनकी इट इज़ मच ग्रेटर, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन योर हैंड्स व्हेन यू रब देम टुगेदर, यानी जब आप अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन पैदा होती है। देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज़ एंड द ग्राउंड व्हेन यू वॉक। इसी तरह हमारे जो शूज़ होते हैं वो और जो ग्राउंड जिस पे हम लोग वॉक करते हैं, जिस पे हम लोग चलते हैं, इसके दरमियान भी फ्रिक्शन होती है। एंड बिटवीन द टायर्स ऑफ योर बाईसाइकिल, और इसी तरह जो बाईसाइकिल है उसके टायर्स में।
एंड द ग्राउंड व्हेन यू पुश द पैडल, और वो ज़मीन जहाँ पे आप जो है वो उसको पुश करते हैं उसके पैडल्स को, तो उसके दरमियान भी फ्रिक्शन होती है। Friction is needed to give your shoes and the tires of your bicycle a grip on the ground. यानी ये जो फ्रिक्शन होती है ये आपको ग्रिप देती है, आपको फिसलने नहीं देती। जो आपके शूज़ या टायर्स, बाइसाइकिल के जो टायर्स हैं जो ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड और शूज़ और टायर्स के दरमियान जो है उसको ग्रिप देती है ये जो फ्रिक्शन होती है, जो आपको फिसलने या गिरने नहीं देती। व्हेन यू राइट विद अ पेंसिल, जब आप किसी पेंसिल के साथ लिखते हैं, friction causes millions of carbon atoms to rub off from ends of the pencil. तो क्या होता है जब आप पेंसिल के साथ लिखते हैं, फ्रिक्शन causes millions of कार्बन एटम्स, यानी इसमें मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। जो पेंसिल का ये जो पेंसिल का सिक्का होता है जो कार्बन का बना होता है, इसमें मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जिनको आप फ्रिक्शन यानी आप ज़ोर लगा के रब करते हैं तो उसे लिखा जाता है एंड ऑफ द पेंसिल, पेंसिल के एंड से। दैट लीव अ ब्लैक मार्क ऑन द पेपर, जो पेपर के ऊपर एक ब्लैक मार्क जो है वो छोड़ते हैं। जैसे कि ये देखें, इन तस्वीरों में उन्होंने दिखाया है कि जब आप अपने हाथों को रब करते हैं तो उसके दरमियान, उसके रब करने के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन पैदा होती है। इसी तरह ये शूज़ हैं और जो सरफेस है, शूज़ और सरफेस के दरमियान जो है फ्रिक्शन है, जिसको जो आपको जो है जो बहुत नीडेड होती है, जो आपको गिरने नहीं देती। इसी तरह ये देखिए, ये पेंसिल है, आपने उसमें बताया है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इसकी जो पेंसिल का जो एंड साइड है तो उस पर क्या होता है, उसको आप लोग ज़ोर से लिखते हैं तो उस पर जो है एक ब्लैक मार्क जो है वो पेपर पे छोड़ा जाता है। फ्रिक्शन हेल्प इन ऑल काइंड ऑफ मोशन, इसी तरह फ्रिक्शन जो है वो तमाम काइंड्स ऑफ मोशन सच एज वॉकिंग, राइटिंग, क्लाइंबिंग एंड सो ऑन, यानी फ्रिक्शन जो है बहुत सारे कामों में हमारी मदद करती है। फ्रिक्शन हेल्प्स इन ऑल काइंड्स ऑफ मोशन सच एज वॉकिंग, यानी कि वॉक करने में, राइटिंग, क्लाइंबिंग एंड सो ऑन। इट हेल्प्स व्हीकल्स टू मूव ऑन द रोड्स, इसी तरह ये जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं इसमें फ्रिक्शन जो है उनकी हेल्प करती है कि वो रोड्स पे मूव करती हैं बाय अलोइंग देयर टायर्स टू ग्रिप द सरफेस, और ये जो है ये अलाउ करती हैं देयर टायर्स, अपने टायर्स को टू ग्रिप द सरफेस, कि वो सरफेस पे ग्रिप करें। What causes friction? Friction is partly due to the T-bumps on the surface that are in contact with each other, and partially due to atoms in the two materials which tends to stick to each other. Friction जो है is partially due to tiny bumps की वजह से होती है और ऑन द सरफेस एंड दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एंड यानी जो जैसे कि ये रोड है और ये गाड़ी के टायर्स हैं और इनके दरमियान जो है वो फ्रिक्शंस है, इनके दरमियान क्या है, फ्रिक्शन है, जो इसको ये जो व्हीकल है इसको रोड पे चलने में हेल्प आउट करती है। एंड पार्शली ड्यू टू एटम्स इनटू टू मटेरियल्स, यानी दो मटेरियल्स के दरमियान जो है ये एटम के तौर पर अमल करती है, काम करती है। विच टेंड्स टू स्टिक टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को जो है वो स्टिक करते हैं टू ईच अदर। व्हेन अ बाइसाइकिल स्पीड डबल, यानी जब एक बाइसाइकिल की स्पीड जो है वो डबल की जाए, एयर रेसिस्टेंस इंक्रीज 4 टाइम्स, जो एयर रेसिस्टेंस है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अ स्पेस रॉकेट कैन कीप फ्लाइंग एट अ स्टेडी स्पीड विद इट्स इंजन ऑफ बिकॉज देयर इज़ नो फ्रिक्शन इन स्पेस टू स्लो इट डाउन, यानी जो स्पेस रॉकेट होता है वो अपनी स्पीड को एक स्पीड से ही चलता है, यानी उसकी स्पीड जो है वो स्लो नहीं होती है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि देयर इज़ नो फ्रिक्शन इन स्पेस, यानी स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होती है जो इसकी स्पीड को स्लो डाउन करें।
स्काइज वैक्स देयर स्काइज टू कट डाउन फ्रिक्शन, यानी स्काइज वैक्स जो होते हैं वो अपने स्काइज को कट डाउन करते हैं टू फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शंस में है मटेरियल दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स, यानी वो मटेरियल जो फ्लो करता है, जो बहता है, उसको फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, इसी तरह जो लिक्विड्स हैं और जो गैसेस हैं ये फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड्स कैन आल्सो कॉज फ्रिक्शन, और ये भी जो है ये फ्रिक्शंस की वजह बनती है। व्हेन अ कार इज़ ट्रैवलिंग फास्ट ऑन द मोटरवे, इसी तरह जब कोई कार जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है मोटरवे पे, एयर रेजिस्टेंस इज़ लार्जेस्ट फ्रिक्शन फोर्स पुशिंग अगेंस्ट इट, तो यानी बहुत ज़्यादा जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो इसके अगेंस्ट जो है इसको पुश करती है। यानी अगर कार जो है वो ट्रैवल कर रही है तो उसको जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसको फ्रंट से उसको बहुत स्पीड से जो है उसको पुश करती है अगेंस्ट यानी उसके ऑपोजिट साइड से। इसी तरह रोइंग अ बोट्स नीड्स अ लॉट ऑफ फोर्स टू पुश इट फॉरवर्ड अगेंस्ट वाटर रेजिस्टेंस। इसी तरह ये जो पानी की रेजिस्टेंस है यानी वाटर रेजिस्टेंस है, उसमें एक कश्ती को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ती है फोर्स की, जो उसको पुश करती है फॉरवर्ड अगेंस्ट आ वाटर रेजिस्टेंस। यानी बोट अगर इस साइड पे चल रही है तो वाटर रेजिस्टेंस जो उसके ऑपोजिट साइड पे होगा और इसमें बहुत ज़्यादा पावर जो है वो लगानी पड़ेगी वाटर रेजिस्टेंस की वजह से कि ये जो है ये हम इसको चला सकें। द रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस बाय स्विमर्स, इसी तरह ये जो स्विमर्स हैं इनका एक्सपीरियंस होता है इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। रनर्स, और जो रनर्स होते हैं साइकिलिस्ट होते हैं एंड मोटर रेसिंग ड्राइवर्स होते हैं, इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज अ ड्रैग फोर्स, यानी इनको बहुत अच्छा इसके बारे में एक्सपीरियंस होता है रेजिस्टेंस के बारे में, तो ये रेफर्स टू एज अ ड्रैग फोर्स, इनको ड्रैग फोर्स के रेफर किया जाता है। द अमाउंट ऑफ ड्रैग विल डिपेंड ग्रेटली ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो अमाउंट ऑफ ड्रैग है विल डिपेंड ग्रेटली ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वे इन विच द फ्लूइड ऑफ और एयर फ्लो पास्ट इट। इसी तरह जो अमाउंट ऑफ ड्रैग होती है विल डिपेंड ग्रेटली ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट की शेप क्या है जिसको आप कैरी ऑन कर रहे हैं, जिसको आप चला रहे हैं। एंड द वे इन विच द फ्लूइड और एयर फ्लो पास्ट इट, और वो उसका फ्लूइड कैसा है और वो फ्लू या एयर फ्लोस कैसा है जहाँ पे वो चल रही है। इफ़ द ऑब्जेक्ट अलाउ इट टू फ्लो स्मूथली इट विल क्रिएट्स लेस फ्रिक्शन, यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो उसको स्मूथ सरफेस पे जो है वो उसको चला रहा है या उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेस फ्रिक्शन पैदा होगी। देन एन ऑब्जेक्ट दैट विल डिस्टर्ब द फ्लो, और जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि उसने एग्जांपल दी है, स्विमर विल एक्सपीरियंस लेस ड्रैग बाय लेइंग फ्लैट इन द वाटर। इसी तरह जो स्विमर्स हैं will experience less drag by laying flat in the water. A cyclist can reduce drag by bending forward and wearing a pointed helmet. इसी तरह मिसाल के तौर पर एक स्विमर जो है will experience करता है less drag by laying flat in the water. A cyclist can reduce drag by bending forward, यानी वो आगे की तरफ इसलिए झुके होते हैं कि वो जो एयर रेजिस्टेंस है उसको कम कर रहे होते हैं और वो जो है वो उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं जो रेजिस्टेंस होती है। एंड वीयरिंग अ पॉइंट हेलमेट, और उन्होंने इस तरह का हेलमेट पहना होता है जो उसकी जो एयर रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस करते हैं, यानी उसकी जो शेप होती है और उसकी जो सरफेस होती है वो इतनी स्मूथ होती है कि वो एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखें ग्रेविटी जो है वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी ग्रेविटी इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो ये क्या करती है, ये किसी भी चीज़ को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी तरह जो एयर रेजिस्टेंस है और ड्रैग फोर्स है वो अपोजिट साइड पे होती है और ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड होगी, और जो एयर रेजिस्टेंस है और ड्रैग फोर्स है वो अपवर्ड साइड की होगी, यानी वो उसके अपोजिट होगी।
During a free fall, a skydive will be pulled rapidly to the ground due to gravitational force. यानी जो स्काई ड्राइव है वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ज़मीन की तरफ जो है वो मूव करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से. ऑन ओपनिंग द पैराशूट, जब वो पैराशूट को ओपन करेगा, एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, will pull rapidly to the ground due to gravitational force. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो है ज़मीन की तरफ पुल किया जाता है. ऑन ओपनिंग अ पैराशूट, लेकिन जब वो पैराशूट को ओपन करता है, एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ग्रेटली. जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो क्या करती है, वो ग्रेटली इंक्रीज होती है. इक्वलिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल करने के लिए द ड्राइवर विल कंटिन्यू टू फॉल बट एट अ स्लो स्पीड. लेकिन वो जो है वो कंटिन्यूअली नीचे की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन स्लो स्पीड हो जाती है उसको पैराशूट ओपन करने की वजह से. अनटिल ही रीच द ग्राउंड सेफली, और फिर क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे सेफली पहुंच जाता है. फ्रिक्शन कैन बी हार्मफुल, फ्रिक्शन जो है वो हार्मफुल भी हो सकती है. अ लॉट ऑफ एनर्जी इज इन नीडेड टू ओवरकम द फोर्स फ्रिक्शन, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस को कम करने के लिए फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, यानी जो फ्रिक्शन होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है. दिस वेस्ट इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है. द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, यानी जो मूविंग पार्ट होता है मशीन का, वियर आउट बाय रबलिंग अगेंस्ट ईच अदर. जो मूविंग पार्ट होता है मशीन का वो वियर आउट पहनता है बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को जो है वो रब करने से वो मशीन, उसका मतलब जो मूविंग पार्ट होता है मशीन का वो एक दूसरे को रब करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है. रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, अब हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. लुब्रिकेंट्स सच एज ऑयल एंड ग्रीसेस आर यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी मुख्तलिफ जो लुब्रिकेंट्स होते हैं जैसे ऑयल वगैरह है या ग्रीस वगैरह है, उसको यूज़ किया जाता है इन मशीन्स में टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें जो है वो ग्रीस लगाई जाती है या ऑयल यूज़ किया जाता है. दे फॉर्म अ थिन लेयर बिटवीन द मूविंग सरफेस, यानी जो मूविंग सरफेस होती है उसके दरमियान जो ये एक थिन लेयर बना दी जाती है. प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम रबिंग टुगेदर, जो एक दूसरे में जो उसको जो है वो रब होती हैं, यानी जब मशीन से एक दूसरे के साथ रब होती है तो उसको वो उससे प्रिवेंट करते हैं, यानी ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करने से बचाते हैं. बॉल बेरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बाय रोलिंग रेदर ड्रैगिंग क्रॉस अ सरफेस. इसी तरह ये देखिए, ये एक बॉल बेरिंग है, इसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो इसको जो है मूव करते हैं, जो इसको रोल करते हैं. ड्रैगिंग क्रॉस अ सरफेस, व्हील्स एंड रूलर्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू रिड्यूस टू डिक्रीज फ्रिक्शन, यानी जो व्हील्स और जो रूलर्स होते हैं आर ऑफ्टन यूज किए जाते हैं टू डिक्रीज फ्रिक्शन को कम करने के लिए. An object moving through a liquid or gas experiences friction which causes drag, slowing the object down. इसी तरह एक जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है थ्रू अ लिक्विड, यानी एक लिक्विड और गैस एक्सपीरियंस फ्रिक्शन विच कॉजेज ड्रैग, स्लोइंग द ऑब्जेक्ट डाउन. इसी तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा लिक्विड है या गैस एक्सपीरियंस है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ें, जो बहुत ज़्यादा कॉजेस बनता है स्लोइंग द ऑब्जेक्ट डाउन, यानी उससे ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है. टू रिड्यूस दिस ड्रैग, शिप्स, सबमरीन्स, रेसिंग कार्स एंड द एयरक्राफ्ट और ऑल स्ट्रीमलाइंड, यानी ये इस तरह स्ट्रीमलाइंड्स होते हैं, इस तरह की इनकी सरफेस बनाई जाती है कि इनकी जो फ्रिक्शन है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम रहे और ये अपनी जो स्पीड है उसको कंटिन्यू कर सके. शेप सो दैट द वाटर और एयर विल फ्लो स्मूथली, यानी इसमें से जो एयर है वो स्मूथली फ्लो करे ओवर द सरफेस, उनकी सतह से व्हेन दे आर मूविंग एट ग्रेट स्पीड, जब वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड या ग्रेट स्पीड के साथ जा रहे हों तो उनकी जो शेप होती है वो इतनी स्मूथ या इस तरह की बनाई जाती है कि वो जो है
वो उसकी सरफेस से ईजीली गुजर जाती है। डॉल्फिन, शार्क एंड अदर फिश और वेल स्ट्रीमलाइन, यानी इस जो ऊपर वाली स्किन होती है वो इतनी वेल स्ट्रीमलाइंड होती है, इतनी मुलायम होती है कि ये वाटर रेसिस्टेंस जो है उसको ईजीली उसमें से गुजर सकते हैं। एंड स्लाइड थ्रू द वाटर विद ईज, यानी आसानी से वो पानी में से गुजर सकती हैं, तैर सकते हैं। लुक एट दिस, दिस इज़ एन एरोप्लेन, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इसी तरह ये जो डॉल्फिन्स हैं इसकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ऑफर लेस फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये जो है इसकी फ्रिक्शन जो है वो इसमें लेस फ्रिक्शन वो बनाती हैं। इसी तरह ये देखिए, ये ऑब्जर्व है, ये भी इसकी शेप भी इस तरह की बनाई होती है कि ये पानी के अंदर जो है वो वाटर रेसिस्टेंस को, इस तरह की इसकी शेप होती है कि वाटर रेसिस्टेंस को ऑटोमेटिकली कम करते हैं। इस शेप की वजह से वो स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं, स्मूथली पानी में तैर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है ग्रेविटी। Gravity is a name given to the force that makes all the things falls to the ground. यानी ग्रेविटी इज़ अ नेम गिवन टू द फोर्स, यानी एक ऐसी फोर्स है, इसको एक ऐसी फोर्स का नाम दिया जाता है डैट मेक ऑल थिंग्स फॉल्स टू द ग्राउंड। जो तमाम चीज़ें जो हैं वो जो ज़मीन पे गिरती हैं उसको ड्यू टू ग्रेविटी। Hang an object from the end of a spring balance, you can measure the downward pull of the earth. यानी अगर आप इस स्प्रिंग के साथ कोई भी चीज़ हैंग कर दें तो वो नीचे की तरफ ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रेड हो जाएगा, ये फैल जाएगा, जो क्या दिखाएगा कि जो ये दिखाएगा कि ये अर्थ की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ज़मीन की किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो इस स्प्रिंग के फैलने से आपको पता चल जाएगी। दिस पुल इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसका जो पुल कर जाना क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज स्ट्रॉन्ग एंड टू होल्ड मोस्ट थिंग्स फर्मली ऑन द ग्राउंड। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ज़मीन की किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो होल्ड मोस्ट थिंग्स, यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उनको होल्ड कर लेते हैं ऑन द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ। Take a ball and throw in the air in the upward direction. Ball return on the earth after remaining in the air for some duration. यानी अगर आप बॉल को जो है वो ऊपर की तरफ फेंकेंगे लेकिन वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर जाने के फ़ौरन बाद जो है वो नीचे की तरफ जो है वो ज़मीन की तरफ उसकी डायरेक्शन जो है वो मूव कर जाएगी। What do you think about falling of a ball on the earth? इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ज़मीन पे जिसकी वजह से वो बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। Why does the ball come down to the earth? Due to gravity. What do you conclude from this activity? You conclude this activity is that the earth has a gravitational force, यानी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो बॉल को जो वो क्या करती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है मास। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मास, यानी किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है मास की वो उस ऑब्जेक्ट का मास कहलाती है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मास, यानी जो क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ की वो इसका मास कहलाती है। व्हेन वी वांट टू नो हाउ मच मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन वी मेजर इट मास। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाउ मच मटेरियल कैन ऑब्जेक्ट कंटेन, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना मटेरियल कंटेन करता है, वो मेजर इट मास, इट्स मास, हम इसके मास को मेजर करते हैं। मास इज मेजर इन ग्राम्स, यानी इसको ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है। यानी किसी चीज़ का जो वज़न होता है वो उसकी क्वांटिटी पे, उस चीज़ की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैटर ऑफ क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है। और मास को जो है उसको मेजर किया जाता है इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम, यानी ये सेम रहता है नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज़। जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेम रहता है जहाँ पे वेयर द ऑब्जेक्ट इज़। जैसे 1 kg है
is 1000 gram and 1 gram is 1/1000 kg. यानी 1 किलो जो है वो 1000 ग्राम के बराबर है और 1 ग्राम जो है वो 1000 kg का एक पोर्शन है. वेट. वेट इज़ अनदर नेम फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम है. ऑफ द अर्थ, ज़मीन की. वेट इज़ अनदर नेम फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका दूसरा नेम हम वेट कह सकते हैं. एज वेट इज़ अ फोर्स, यानी वेट एक ऐसी फोर्स है. इट इज़ मैयर्ड इन न्यूटन्स, ये न्यूटन्स में मैयर की जाती है. डोनेटेड बाय द, यानी इसको जो है वो एन से आप शो करते हैं. वी कैन यूज़ अ स्प्रिंग बैलेंस टू मैयर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम लोग जो है वो स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करते हैं टू मैयर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ का अगर आप वेट जो है वो देखना चाहते हैं तो वो जो है इसे आप स्प्रिंग से मैयर कर सकते हैं. ऑन द अर्थ ईच किलोग्राम ऑफ मैटर इज़ 10 न्यूटन. इसी तरह जो ज़मीन का जो ईच किलोग्राम जो है मैटर है ऑफ वेट्स इज़ 10 न्यूटन. ऑन द मून द सेम मास हैज़ अ डिफरेंट वेट. इसी तरह ज़मीन पे जो है ईच किलोग्राम ऑफ मैटर वेट, यानी किसी भी चीज़ का जो वेट है वो 10 न्यूटन होता है. बट द मून, लेकिन चाँद पे द सेम मास हैज़ अ डिफरेंट वेट. जो सेम मास होता है उसका वेट जो है वो डिफरेंट होता है. इट्स ओनली वेट इज़ 1/6 ऑफ इट्स वेट. यानी जो अगर ज़मीन पे किसी चीज़ का वज़न 10 न्यूटन है और अगर वही चीज़ आप चाँद पे उसका वज़न मालूम करेंगे तो वो 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ. बट द मास इज़ स्टिल 1 kg, लेकिन उसका मास जो है वो सेम रहेगा, वो 1 kg ही रहेगा. Weight is a force by which an object is attracted by the earth towards its center. इसी तरह weight जो है एक ऐसी force है by which an object is attracted by the earth towards its center. weight एक ऐसी force है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है बाय द अर्थ, ज़मीन की तरफ टूवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी अर्थ ज़मीन के सेंटर की तरफ जो है वो उसको वेट को अट्रैक्ट किया जाता है. People often use the word weight when they really mean mass. यानी लोग जो है वो हमेशा वर्ड जो है वो वेट का यूज़ करते हैं जब वो किसी भी चीज़ के रियल मास को फाइंड करना चाहते हैं. इफ़ यू वेट योर सेल्फ ऑन द वेटिंग स्केल्स, यानी अगर आप अपना वेट करना चाहते हैं किसी वेटिंग स्केल पे, एंड द नीडल्स रीड्स 50 kg, यानी नीडल जो है वो 5 kg रीड करेगी, एंड यू डोंट वेट 5 kg. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5 kg हैं. यू हैव अ मास ऑफ 5 kg, यानी आपका जो मास है वो 5 kg है, लेकिन बट आपका जो वेट है वो 500 न्यूटन्स है. यानी वेट जो है वो एक्चुअली जो रियल इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है. इसको जो है वो न्यूटन्स में मैयर किया जाता है, लेकिन इसका जो मास है उसको हम लोग kg में मैयर करते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि पीपल ऑफ्टन यूज़ द वर्ड वेट व्हेन दे रियली मीन मास. इफ यू वेट yourself on the weight scale, the needle reads 50 kg and you don't weight 5 kg. You have a mass of 550 kg and the weight of 500 newtons. Let us find out hang an empty can फ्रॉम अ पीस ऑफ स्ट्रिंग फिक्स टू द सीलिंग. यानी अगर आप कोई भी एम्पटी कैन जो है वो उसका पीस जो है वो स्ट्रिंग फिक्स करते हैं. नेक्स्ट टू इट हैंग एन आइडेंटिकल कैन फिल्ड विद सैंड. और अगर आप इसी को दोबारा जो है वो रेत के साथ भर के हैंग करते हैं. गिव ईच कैन बी जेंटल पुश, यानी हर जो है वो उसको पुश करेगा. विच है कैन मूव मोर इजीली, यानी जो कौन सा कैन जो है वो इजीली मूव करेगा, जो फिल अप विद द सैंड. एंड विच वंस इज़ द ईजीएस्ट टू स्टॉप, और जो एम्पटी कैन होगा उसको ईजीएस्ट टू स्टॉप होगा. विच कैन हैज़ अ स्मॉलर मास, यानी किसका मास जो है वो स्मॉलर होगा. डेफिनेटली जो एम्पटी जो कैन होगा उसका मास जो है वो स्मॉलर होगा. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Effect of force on the motion of an object.
A force can give energy to an object causing the object to start, stop or change its motion. यानी जो फोर्स है ये एक ऐसी एनर्जी की टाइप है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने में, उसको स्टॉप करने में या उसकी जो मोशन है उसको चेंज करने में हेल्प आउट करती है. A force can give energy to an object causing the object to start, stop or change its motion. यानी ये इसकी फोर्स जो है ये इसमें इतनी एनर्जी है, यानी ये एनर्जी इसको कह सकते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट, स्टॉप और चेंज करने के लिए इस मोशन में जो है वो हेल्प आउट करती है. फोर्स अकर इन पेयर्स, यानी फोर्सेस जो हैं वो अकर्स इन पेयर्स एंड कैन आइदर बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. यानी ये बैलेंस भी हो सकती हैं और अनबैलेंस फोर्स भी हो सकती है, और ये अकर्स इन पेयर्स, यानी ये पेयर्स में अकर्स होती है और ये बैलेंस और अनबैलेंस दोनों हो सकती हैं. बैलेंस फोर्सेस डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन. यानी जो बैलेंस फोर्सेस होती हैं वो किसी भी चीज़ की चेंज इन मोशन, यानी उसमें जो है उसको वो उसकी मोशन को चेंज करने की वजूहत नहीं बनती हैं. दे आर इक्वल इन साइज एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. जैसे कि अगर आप एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचते हैं तो ये बैलेंस फोर्स होगी, यानी ऑपोजिट साइड्स पे दोनों तरफ जो है उस पर फोर्स लगाई जा रही है, लेकिन ये जो है ये बैलेंस फोर्स है जिसमें आप जो है वो किसी चीज़ का मोशन जो है वो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वल इन साइज होती हैं एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शंस में ऑपोजिट होती है. ये बैलेंस फोर्स कहलाती है. यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, यहाँ पे उसने कहा है कि इन एन आर्म रेसलिंग कंपटीशन, यानी कि ये जो आर्म रेसलिंग यानी ये रस्सी खींचने वाला जो कंपटीशन है इसमें देखें बिटवीन टू पीपल हु आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, यानी जो इक्वली स्ट्रॉन्ग है उनके दरमियान ये कंपटीशन चल रहा है. दे विल प्रोबेबली बी अ टाइम व्हेन बोथ विल पुशिंग इक्वली एंड हार्ड एंड देयर आर्म्स विल स्टे इन द सेम प्लेस. यानी अगर वो इक्वली उनमें पावर है, they will probably be a time when both will be pushing equally hard and their arms will stay in the same place. और उनके जो आर्म्स हैं वो सेम प्लेस में स्टे करेंगे. The forces exerted by both people are equally but in opposite directions. यानी वो फोर्स जो इसमें वो लगा रहे हैं वो इक्वली है, इक्वल अमाउंट से है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट्स हैं. द टू फोर्सेस कैंसल ईच अदर, यानी ये जो दो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं. कैंसिल ईच अदर एंड द रेसलिंग फोर्स इज ज़ीरो. और जो एक दूसरे को ये जो एक दूसरे की फोर्स को ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रेसलिंग फोर्स है वो ज़ीरो हो जाती है. देयरफॉर देयर इज़ नो चेंज इन मोशन, जिसकी वजह से मोशन में कोई चेंज नहीं आता है. अनदर एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ अ टैग ऑफ वार कंपटीशन. इसी तरह जो टैग ऑफ वार कंपटीशन है, इन दिस केस द फोर्स आर मूविंग अवे फ्राम ईच अदर, यानी जिसमें जो है दोनों तरफ से फोर्स जो है वो लगाई जाती है. इफ़ द टू टीम्स हैव इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, अगर दोनों टीमें जो हैं उनकी जो है वो सेम फोर्स होगी या स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो है वो सेम होगी, द रोप विल स्टे इन द सेम प्लेस. तो जो रस्सी है वो अपनी सेम प्लेस पे ही रहेगी. अगेंस्ट द रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो, यानी जैसे उसने बैलेंस फोर्स एक्टिंग इन अ टग ऑफ वार में बताया है. अगेंस्ट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज़ ज़ीरो, जैसे कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी. एंड देयर इज़ नो चेंज इन मोशन, और मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा. अनबैलेंस फोर्स है ऑलवेज कॉज अ चेंज इन मोशन. ये जो है ये हमेशा जो अनबैलेंस फोर्स होती है इसकी वजह से जो मोशन है उसमें चेंज आता है. देयर आर नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट, और ये इक्वल और ऑपोजिट नहीं होती हैं. व्हेन टू अनबैलेंस फोर्स आर एक्सर्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब दो अनबैलेंस फोर्सेस जो आती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगाई जाती हैं.
दे कंबाइंड फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस, और उनकी जो कंबाइंड फोर्सेस होती हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस आता है वो होती है फोर्सेस एक्सर्टेड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में मेक द कार मूव फॉरवर्ड, यानी इसमें जो है वो एक ही साइड में से मोशन लगाई जा रही है, एक ही साइड पे फोर्स अप्लाई की जा रही है, और ये जो है ये किसी भी चीज़ की जो है जो मोशन है उसको चेंज कर देती है। यानी अगर आप कार के पीछे से उसको जो है धकेलेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो कार जो है वो मूव फॉरवर्ड, वो आगे को मूव करना शुरू हो जाएगी in opposite direction, and then combined force is equal to the difference between the two forces, और ये जो है ये दो फोर्सेस के दरमियान जो डिफरेंस है ये इसमें से निकलती है इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स, और जो लार्जर फोर्स के बारे में बताती है। अनबैलेंस फोर्स कैन आल्सो बी, यानी जो अनबैलेंस फोर्स होती है कैन आल्सो बी एक्सर्टेड इन द सेम डायरेक्शन, यानी ये सेम डायरेक्शंस में लगाई जाती है। इफ टू पीपल पुश अ कार, यानी अगर दो लोग जो हैं वो कार को पुश कर रहे हों, एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार विल बी सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ बोथ पर्सन, तो जो रिज़ल्ट होगा फोर्सेस का वो इन दोनों की जो ये जो दोनों लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं उसके सम पे जो आएगा वो उसका रिज़ल्ट होगा, एंड विल बी इन द डायरेक्शन, और इन ये जो है ये की डायरेक्शन में होगा इन विच दे अप्लाई द फोर्स, यानी जिस पे वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। Two important things to remember when working with the balance and unbalanced forces, यानी जब आप दो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के साथ काम कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिशन, यानी फोर्सेस जो हैं सेम डायरेक्शंस की उनको कंबाइन किया जाता है बाय एडिशन प्रोसेस से, एंड फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जो फोर्सेस लगाई जाती हैं उनको कंबाइन किया जाता है बाय सब्ट्रैक्शन। यानी अगर सेम डायरेक्शंस की फोर्सेस हैं तो उसको एडिशन प्रोसेस से आप कंबाइन करेंगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहे हैं तो उसको कंबाइन किया जाएगा बाय सब्ट्रैक्शन। फोर्सेस कैन बी शोन इन डायग्राम यूजिंग एरोज, यानी उसमें कहा गया आपने उसने क्या किया है एरोज के थ्रू जो है वो दिखाया गया है यूजिंग एरोज, एंड द एरो पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे लगाई जा रही है। लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द फोर्स, यानी इसकी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है साइज ऑफ फोर्स को। फॉर एग्जाम्पल अ ब्लॉक इज पुश्ड अलॉन्ग अ सरफेस बाय पेयर ऑफ फोर्सेस एज शोन, व्हाट इज कंबाइंड इफेक्ट of the two forces in each of the diagram, show the result in the force as the arrow and the diagram। यहाँ पे देखें इसमें बॉक्स ए में देखें कि एक साइड पे भी 10 न्यूटन है, दूसरी साइड पे भी 10 न्यूटन है, और ये सेम डायरेक्शन में इसको जो है वो यानी इसको इस डायरेक्शन में इसको जो है वो इस पे फोर्स लगाई जा रही है, तो इसको जो है वो सेम डायरेक्शन है तो इसको एडिशन प्रोसेस से आप कंबाइन करेंगे। बी में चले जाएं तो एक साइड पे 20 न्यूटन है और एक साइड पे 30 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो इससे क्या होगा इसको भी एडिशन से आप जो है इसकी फोर्स को कंबाइन करेंगे बाय एडिशन प्रोसेस से। नेक्स्ट देखें इसमें बी में देखें कि एक साइड पे 10 न्यूटन है और दूसरी साइड पे 40 न्यूटन है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे है और इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे है। ये देखिए इसका एरो देखिए इस साइड पे है और इसका एरो इस साइड पे है, तो इसको जो है वो कंबाइन किया जाएगा बट बाय सब्ट्रैक्शन, यानी इसको माइनस करके जो आप जो है वो जो बाकी बचेगा वो इसकी फोर्स ऑफ डायरेक्शन जो ऑपोजिट है, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इसको कंबाइन किया जाएगा लेकिन बाय सब्ट्रैक्शन प्रोसेस से। इसी तरह ये देखें इसकी डायरेक्शन भी ऐसी है, इसकी डायरेक्शन भी ऐसी है, लेकिन दोनों साइड पे 20 न्यूटन्स हैं, सेम फोर्स लगाई जा रही है, तो इसको भी माइनस करेंगे तो आपके पास जो फोर्स आएगी वो 0 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरेंटिया, मोस्ट थिंग्स हैव सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सेवरल फोर्सेस लगाई जाती हैं उन पे। फॉर एग्जांपल जैसे एवरीथिंग फील्स द पुल ऑफ ग्रेविटी, जैसे हर चीज़ जो है वो ग्रेविटी की जो फोर्स है उसकी तरफ पुल करती हैं। मूविंग थिंग्स हैव फ्रिक्शन ट्राइंग टू स्लो देम डाउन,
इसी तरह जो मूविंग चीज़ें यानी मूविंग थिंग्स होती हैं वो हैव फ्रिक्शन एंड ट्राइंग टू स्लो दैम डाउन, वो उसको स्लो डाउन कर देती हैं। समटाइम्स द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैंसल ईच अदर आउट, इसी तरह जो फोर्स है वो एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल कर देती है, तो ऑपोजिट होती है जिसकी वजह से एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल कर देती है। देन इट बिहेव्स if it has no force in acting on it at all, an inertia of a body is its property due to which it resists any change on its current state of rest or motion। इसी तरह एनर्टिया बॉडी जो होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, वो इस तरह रेजिस्ट करती है यानी कि कोई भी जो चेंज आता है उसमें इन इट्स करंट स्टेट यानी इसकी स्टेट में ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी इसकी रेस्ट करने से या मोशन मूव करने से इसकी जो स्टेट ऑफ करंट में जो तब्दीली आती है ये इसकी इनर्टिया बॉडी पे डिपेंड करती है। थिंक ऑफ अ स्पेसशिप, यानी जो खुला में जाने वाले जहाज़ जो होते हैं, शिप जो होते हैं, उसके बारे में सोचें। ट्रैवलिंग इन आउटर स्पेस, यानी जो आउटर स्पेस में ट्रैवल करते हैं। वेयर देर इज़ अ नो ग्रेविटी, यानी जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है। एंड द स्पेस शिप हैज़ नो इंजन टू पुश इट, यानी इसमें नो इंजन नहीं होता जो इसको पुश इट करता है। बट देर इज़ नो फ्रिक्शन, लेकिन इसमें फ्रिक्शन भी नहीं होती है। अनदर फोर्सेस टू स्लो इट डाउन, और जो दूसरी फोर्सेस होती हैं वो इसको स्लो डाउन कर देती हैं। इट जस्ट ट्रैवल ऑन एंड ऑन द सेम स्पीड, यानी ये एक ही स्पीड में ये जो है मूव करता है, ट्रैवल करता है। उसकी रीज़न क्या है कि ये उस साइड से मूव करते हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, इन द सेम डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी टू कीप गोइंग ऑन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड इज कॉल्ड इनर्टिया, यानी ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ की जो सेम डायरेक्शंस में और सेम स्पीड में मूव करती है तो उसको हम लोग इनर्टिया बॉडी का नाम देते हैं। लेट अस फाइंड आउट, टेक अ ग्लास and place a card on it, any coin on cord. Move the cord with a jerk using your finger. You will observe that the cord will fly away, but coin will not move in the direction of cord. And as external force is applied only to the cord, therefore the coin does not move. Only the cord moves in the direction of the applied force. Coins fall down due to its weight. And what do you conclude from this? यानी उसने कहा है कि आप एक ग्लास लें, उसमें प्लेस का कार्ड एक जो है वो कार्ड प्लेस करें ऑन इट एंड कॉइन ऑफ द कार्ड, और इसमें जो है एक कॉइन रखें। जो कॉइन है वो उसकी सरफेस की तरफ मूव कर जाएगा, जबकि जो कार्ड है वो उसके ऊपर जो है वो तैरने लग जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें जो कॉइन है वो उसका वज़न है, जबकि जो कार्ड है यानी जो पेपर है वो लाइट वेट है, जिसकी वजह से वो ऊपर फ्लोट करेगा। और आप इस एक्टिविटी से ये कंक्लूड करेंगे कि ये जो यानी वो चीज़ जो वज़न रखती है वो जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स हैं इसको फिलअप करें। सबसे पहले है द प्रॉपर्टी टू कीप गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड इज कॉल्ड इनर्टिया। डैश इज अ फोर्स दैट मेक्स ऑल थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड, ग्रेविटी। Gravity is a force that makes all the things fall to the ground. A machine needs dash to work. A machine needs force to work. The moving part of machine become hot due to friction. A rocket can fly at the steady speed in the space because there is no gravity.
स्पेस में जो है वो ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए वो सेम स्पीड के साथ, स्टेडी स्पीड के साथ जो है वो मूव करता है। सिंपल मशीन्स, नो इज अ सिंपल मशीन्स। Most machines that we use today are made up of many moving parts. Each parts can be classified as a simple machine. Machines give us mechanical advantage, यानी बहुत सारी जो machines हैं वो different parts जो होते हैं moving parts से मिलके बनी होती है, जिसमें each part can be classified as a simple machine, यानी इसको किसी भी सिंपल मशीन को जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। मशीन्स गिव अस मैकेनिकल एडवांटेज, यानी जिससे हमें मैकेनिकल एडवांटेज हासिल होता है, विच इज़ एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज़ गेन्ड बाय यूजिंग सिंपल मशीन्स, यानी सिंपल मशीन्स को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स जो है इस पर लगा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स लेस एफर्ट नीड्स टू अप्लाई टू डू मोर वर्क, यानी कम एफर्ट लगाई जाती है ज़्यादा काम करने के लिए। टाइप्स ऑफ मशीन्स में हैं टाइप्स ऑफ मशीन्स में है लीवर, इंक्लाइंड प्लेन्स, वेज, स्क्रू, व्हील्स एंड एक्सल्स एंड पुलिस आर द ऑल सिंपल मशीन्स, यानी लीवर्स जो होते हैं, इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, वेज हैं, स्क्रूज हैं, व्हील्स एंड एक्सल्स हैं एंड पुलिस हैं, ये तमाम जो है सिंपल मशीन्स हैं। ऑल मशीन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दिस सिंपल मशीन्स, यानी ये जो मशीन्स होती हैं, ये जो तमाम मशीन हैं, ये एक या दो जो पार्ट्स होते हैं इनसे मिलके ये सिंपल मशीन्स बनती हैं। सबसे पहले है लीवर। A lever is a simple machine in the form of an arm which can lift a heavy load by applying very little effort, यानी लीवर जो होता है ये एक ऐसी सिंपल मशीन है जो बहुत ज़्यादा जो हैवी लोड होता है उसको लिफ्ट करने के लिए, उसको उठाने के लिए बहुत लिटिल एफर्ट से आप इसको अप्लाई करके इसको उठा सकते हैं। द पॉइंट ऑफ इन विच आ लीवर रेस्ट एंड अबाउट विच इट टर्न्स कॉल्ड द फ्लूक्रम। Fulcrum can be anywhere along the length of the arm, यानी इसमें जो है वो पॉइंट जिसमें लीवर रेस्ट करता है एंड टर्न इनटू आ, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं फ्लूक्रम। एंड द फ्लूक्रम कैन बी एनीवेयर अलोंग द लेंथ ऑफ द आर्म, यानी ये इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। द पावर दैट इज़ अप्लाई टू लिफ्ट द लोड इज़ कॉल्ड द एफर्ट, यानी वो पावर जो आप अप्लाई करते हैं किसी चीज़ को उठाने में उसको एफर्ट का नाम दिया जाता है। एंड द वेट इट दैट इज़ लिफ्टेड इज़ कॉल्ड द लोड, और उसके बाद जो वेट किया जाता है यानी जिसको लिफ्ट किया जाता है, उस जिसको उठाने के लिए आप कोई भी ना कोई एफर्ट लगाते हैं तो उसको लोड कहते हैं। वाइल रिमूविंग द लेड ऑफ अ कैन विद अ स्पून द एज ऑफ कैन एक्ट ऑन द फ्लूक्रम, यानी अगर आप जो हैं रिमूव कर रहे हैं जो ढक्कन है किसी भी कैन का विद अ स्पून यानी चम्मच के साथ, द एज ऑफ द कैन यानी इसका जो एज होगा कैन एक्ट एज आ फ्लूक्रम, वो फ्लूक्रम के तौर पर एक्ट करेगा टू पुश द हैंडल ऑफ द स्पून डाउन, यानी अगर आप उसका हैंडल जो है वो स्पून डाउन की नीचे की तरफ पुश करेंगे, द मूविंग द लेट अपवर्ड, यानी जो उसका ढक्कन है वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। दिस एफर्ट इज़ अप्लाइड, और इसमें जो है वो अपवर्ड एफर्ट जो है उसमें अप्लाई की जाती है, यानी यहाँ पे आप एफर्ट लगाएंगे, यहाँ पे लोड होगा, और ये जो है ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये इसकी फ्लूक्रम पोजीशन है, जिसको आप लोग जो है यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे तो ये ढक्कन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। टाइप्स ऑफ लीवर्स हैं क्लास वन टाइप, यानी लीवर्स की टाइप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर द फ्लूक्रम इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड एज इन आ सीसा और अ पेयर ऑफ सीजर, यानी जैसे आप सीसा में देखते हैं कि एक साइड पे वेट होता है और दूसरी साइड पे फोर्स लगाई जाती है जिससे ये जो है ये मूव करता है, इसी तरह सीजर है तो एक इसका जो है वो फुलक्रम पार्ट होता है और दूसरी एक से आप एफर्ट लगाते हैं और उसमें जो है एफर्ट लगाने से उसमें लोड पड़ता है जिससे वो किसी भी चीज़ को आप जो है वो काट सकते हैं। क्लास टू टाइप्स में हैं। In the second type of lever, the fulcrum is at one end
यानी ये एक एंड पे इसका जो है वो फ्लूक्रम होता है, एंड द लोड इज़ बिटवीन द फ्लूक्रम एंड एफर्ट, और लोड जो है इन दोनों के दरमियान होता है। एज इन अ व्हील बैरो, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर एंड टोंग्स, यानी इसमें क्या आ सकता है, नट क्रैकर आ सकते हैं, व्हील बारो आ सकते हैं। ये क्या है, ये क्लास 2 टाइप्स में जो व्हील्स हैं, लीवर्स की जो टाइप्स हैं, ये उसकी एग्जांपल्स दी है उन्होंने, जिसमें व्हील बारो है और नट क्रैकर्स हैं। यानी इसमें आप यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, ये लोड है, और ये जो इसका है ये फुलक्रम इसका पार्ट है। इसी तरह ये एफर्ट है, ये लोड किया है आपने, और ये इसका जो है वो फुलक्रम पार्ट है। क्लास 3 टाइप्स हैं। क्लास 3 टाइप्स में हमारे पास है, इन द थर्ड टाइप ऑफ लीवर द फ्लूक्रम इज़ एट वन एंड, यानी ये एक एंड पे होता है, एंड एफर्ट इज़ बिटवीन द फ्लूक्रम एंड लोड, और एफर्ट जो है इन दोनों के दरमियान होती है। एज इन द ह्यूमन फोर आर्म, जैसे कि ह्यूमन फोर आर्म है, हॉकी स्टिक्स है एंड आ फिशिंग रॉड है। फिशिंग रॉड में जैसे कि हॉकी स्टिक है, तो हॉकी स्टिक में क्या है, उसमें इसकी एक साइड पे जो है वो फुलक्रम है, एक एफर्ट है और दूसरा लोड है। इसी तरह ये देखें, एफर्ट, फुलक्रम, और ये यानी 4 आर्म्स में जो है वो आपका फुलक्रम होगा, और एफर्ट है और लोड है। इसी तरह ये इंक्लाइन प्लेन में भी आप देखें, तो इसमें आप लोग क्लास 3 टाइप्स में जो लीवर टाइप है वो रीड आउट करेंगे। इंक्लाइन प्लेन, हैवी लोड कैन बी रेज्ड मोर इजीली बाय पुलिंग इट अलोंग अ स्लोपिंग सरफेस देन बाय लिफ्टिंग इट, यानी अगर बहुत ज़्यादा जो लोड है आप उसको इजीली रेज कर सकते हैं बाय पुलिंग इट अलोंग अ स्लोपिंग सरफेस, यानी एक स्लोप सरफेस से लोड करते हुए, देन बाय लिफ्टिंग इट, यानी इसको लिफ्ट करते हुए। फॉर एग्जांपल, A sloping plank can be used to push a wheelbarrow up a high step, यानी अगर आप देखें तो आप जो हैं एक स्लोपिंग प्लैंक से यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को पुश कर सकते हैं व्हील बैरो से एट अ हाई स्टेप, यानी ऊंचाई की तरफ आप उसको इजीली मूव कर सकते हैं। वेज, वेज इज़ एक्चुअली 2 इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं पुट टुगेदर, जिनको इकट्ठे जो है वो जोड़ा जाता है इन अ सिंपल मशीन, यानी वेज है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एज वेल एज इंक्रीज इट, एंड एक्स इज एन अ वेज विच इज़, यानी एक जो कुल्हाड़ा है इसकी एग्जांपल उसने वेज के तौर पर दी है, विच इज़ यूज्ड एज अ कटिंग मशीन, यानी जिसको आप कटिंग मशीन के तौर पर यूज़ करते हैं। एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्स क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग साइडवे फोर्स दैट स्प्लिट्स द वुड, यानी इसी तरह जो डाउनवर्ड्स मूवमेंट होती है कुल्हाड़े की, वो एक इसमें इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग साइडवे फोर्स स्प्लिट द वुड, यानी जो वुड को स्प्लिट करती है। शॉर्प एक्स हैज़ अ ग्रेटर स्प्लिटिंग फोर्स देन अ ब्लूएंट वन, इसी तरह जो शॉर्प एक्स होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर स्प्लिट फोर्स लगाता है किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए। Remember and understand is the state of kind of lever. State of kind of lever, इसमें हमारे पास उसने कुछ मशीन्स के बारे में बताया है। फॉक है, स्टिक है, हैमर है, बॉटल ओपनर टूल है, स्क्रू ड्राइवर है, हैंड पंप है, स्पून है, मिक्सर है। ये मशीन्स हैं, ये सिंपल मशीन्स के नाम बताए हैं, और इसमें दूसरी साइड पे उसने कहा है कि इसकी काइंड ऑफ लीवर, यानी लीवर की कौन सी टाइप है, ये आप लोग यहाँ पे लिखें। सबसे पहले है फॉक इज़ अ थर्ड क्लास लीवर। नेक्स्ट है स्टिक इज आल्सो अ थर्ड क्लास लीवर। उसके बाद हैमर है, हैमर इज आल्सो अ थर्ड क्लास लीवर। बॉटल ओपनर टूल, यानी बॉटल को ओपनिंग करने वाला जो टूल है, इट्स अ सेकंड क्लास लीवर। स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर इज़ अ फर्स्ट क्लास लीवर। नेक्स्ट इज हैंड पंप इज आल्सो अ फर्स्ट क्लास लीवर। नेक्स्ट है
Spoon is a third class lever, and the last is mixer is second class lever. नो ब्रेन टीजर है हमारे पास। अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उसको आपने जो है वो अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले हमारे पास है lubricate, नेक्स्ट इज सीनी। तो ये जो है सिनेट्रॉफ इज फ्लूक्रम, next is friction, and number 3 is इनर्टिया, एंड 5 पे हमारे पास है इंक्लाइन प्लान्स, ह्यूमन फोरआर्म्स, हॉकी स्टिक्स है। वेज में आ जाएं, इंक्रीजेस, वेज, एंड 1 पॉइंट रह गया हमारे पास वेज के ऊपर है। A heavy load can raise more easily by pulling it along with a sloping surface by lifting यहाँ पे ये जो वर्ड है इसको आप अरेंज करके देखें। स्ट्रीमलाइंड, नेक्स्ट है वर्ड्स टू लर्न। वर्ड्स टू लर्न्स में है inertia, a property of matter by which it stays still or if moving continue moving in a straight line unless it is acted by a force outside itself। यानी inertia एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, या तो ये स्टे करती है स्टिल इफ़ इट इज़ मूविंग, अगर आप इसको मूव नहीं करेंगे तो ये स्टे करेगी, या कॉन्टिन्यू मूव करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कॉन्टिन्यू इन अ स्ट्रेट लाइन में जैसे कि स्पेस यार्ड शिप्स हैं, तो ये जो हैं ये कॉन्टीन्यूसली इस स्ट्रेट लाइन में एक स्टेडी स्पीड के साथ जो है वो मूव करते हैं, इलेक्टेड बाय फोर्स आउटसाइड इटसेल्फ, यानी इसकी आउटसाइड जो है जितनी मर्जी फोर्स लगाएं
मॉस द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी का जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो उसका मास कहलाता है। वेट द फोर्स विद विच अ बॉडी इज़ पुल्ड डाउन द अर्थ, यानी वेट जो है ये किसी भी बॉडी का एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो इसको ज़मीन की तरफ जो है वो पुल डाउन करती है। फ्लुक्रम इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ अ लीवर, यानी जो टर्निंग पॉइंट होता है लीवर का वो है। नेक्स्ट इज एफर्ट, एनर्जी दैट नीडेड, यानी एक ऐसी एनर्जी है दैट इज़ नीडेड टू डू समथिंग, जिसको एफर्ट का मतलब एक ऐसी एनर्जी है जो आप कुछ भी करने के लिए लगाते हैं तो उसको एफर्ट कहते हैं। कंसेप्ट मैप ऑफ दिस यूनिट, इसमें हमारे पास है फोर्स, कंसेप्ट मैप में आ गया फोर्स। और फोर्स में हमारे पास जो है वो ग्रेविटी है, यानी जो पुल ऑफ अर्थ है, एंड इसके साइड दूसरी साइड पे कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग सिंपल मशीन्स, यानी सिंपल मशीन्स को यूज़ करते हुए आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसमें बैलेंस फोर्स है एंड अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स में जो है डू नॉट कॉज इन चेंज इन मोशन, यानी बैलेंस फोर्स जो है वो दोनों साइड पे लगती है, दोनों साइड्स पे जो इक्वल एफर्ट होती हैं वो लगाई जाती हैं, जिससे वो किसी भी चीज़ की मोशन को चेंज नहीं कर सकती। जबकि जो अनबैलेंस फोर्स होती है वो एक साइड पे पुश, जैसे कि आप एक कार को पुश करते हैं पीछे से उस पर फोर्स लगाते हैं, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स है जो इसकी मोशन को चेंज करती है। नेक्स्ट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इन द एयर, इन द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी फ्रिक्शन जो है वो हवा में भी हो सकती है, सॉलिड में भी हो सकती है, और जो लिक्विड है जैसे वाटर वगैरह उसमें भी फ्रिक्शन जो है वो होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास सॉलिड में है हेल्पिंग इन वॉकिंग, स्विमिंग एट्सेट्रा, एंड कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, यानी फ्रिक्शन को आप ऑयल वगैरह यूज़ करके, ग्रीस वगैरह यूज़ करके इसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं। और ये अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपके शूज़ और आपकी जो सरफेस है उसके दरमियान फ्रिक्शन होती है जो आपको हेल्प करती है वॉक करने में। प्रोड्यूस हीट एंड वियर्स आउट मशीन पार्ट्स, यानी ये प्रोड्यूस की जाती है सॉलिड्स में, जिसमें किसी चीज़ को हीट में वियर्स किया जाता है मशीन पार्ट्स से। उसके बाद है नेक्स्ट अब हमारे पास ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ मास हिज वेट इज ऑन अर्थ ग्रेविटी इज 10 न्यूटन एंड ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। नेक्स्ट अब हमारे पास है लीवर, वेज एंड इंक्लाइन प्लांट्स हैं। सिंपल मशीन में हमारे पास लीवर है, वेज है एंड इंक्लाइंड प्लांट्स हैं। अब हमारे पास टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 लीवर्स के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि फ्लूक्रम बिटवीन लोड एंड एफर्ट, यानी लोड एंड एफर्ट के दरमियान में ये फ्लूक्रम आता है, और लोड बिटवीन एफर्ट एंड फ्लूक्रम, यहाँ पे लोड जो है वो एफर्ट और फ्लूक्रम के दरमियान होता है, एंड एफर्ट बिटवीन लोड एंड फ्लूक्रम, यानी टाइप 3 में उसने कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ये है कंसेप्ट मैप ऑफ द यूनिट 8 अबाउट द फोर्सेस। नो मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। इसमें हमारे पास है चूज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले चूज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द करेक्ट आंसर्स में है व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर, यानी जब दो सरफेस को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है। is and a force is called a gravity force, is a pressure, friction and electricity, तो it's called a friction force, यानी इसमें friction force जो है वो बनेगी जब आप दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है। मटीरियल्स दैट फ्लो आर कॉल्ड सॉलिड्स, फ्लूइड्स, मेटल्स आर लुब्रिकेंट, यानी जो मटीरियल फ्लो करते हैं उसको फ्लूइड्स का नाम कहते हैं, फ्लूइड्स। Air resistance is the largest dash force pulling against a car traveling fast on motorway, is frictional, as a magnetic, is a gravitational or electrical. Air resistance is the largest frictional force, यानी हवा में जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स पे होती है। पुलिंग जो पुल करती है कार को अगेंस्ट देयर, यानी अगेंस्ट देयर मूवमेंट, जैसे जिस साइड पे वो मूव करती है उसकी अगेंस्ट साइड पे ये इसको एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसको रोकती है, जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन वियर आउट बाय डैश ईच अगेंस्ट ईच अदर, हीटिंग, स्लिपिंग, रबिंग और बाउंसिंग इज रबिंग। Lubricant oil and grease are used in machines dash to friction, increase, improve, reduce and spread, is reduce.
Ship, cars and aircrafts are made of this shape in order to reduce drag. Square, streamlined, rectangular or a round is a streamline. The force with which the earth pulls everything toward itself is called gravitational force. Gravitational force. The amount of material in an object is called weight, mass, load and energy. It's called its mass. Dash is measured in Newton, mass, energy, volume or weight. Weight is measured in Newton. The extra force that is gained by using a simple machine is called its mechanical advantage. Force of friction, gravitational force or effort is a mechanical advantage. Filling in the blanks में है when rough edges rub against each other, they produced a force called friction. For smooth surface, the force of friction is less. For rough surface, the force of friction is greater. जितनी ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो कम होगी, और अगर जो फोर्स है वो रफ़ है, सरफेस रफ़ है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर होगी. फ्रिक्शंस हेल्प्स ऑल काइंड डैश सच एज वॉकिंग, राइटिंग एट्सेट्रा, ऑल काइंड्स ऑफ मोशन. फ्रिक्शन इज caused due to the tiny atoms on the surface of the contact. Friction is also due to the presence of dash which tends to stick to each other. Water. यहाँ पे आना था atoms. Air resistance. Air resistance is the largest friction force pushing against fastening. Rowing a boat needs a lot of force to push it forward against the water resistance. The resistance experienced by swimmers runners, cyclists and racing car drives is referred to as drag. The amount of drag depend upon the shape of the object. State whether friction is useful or a nuisance in each of the following cases. यहाँ पे आपने बताना है कि कहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो यूज़फुल है और कहाँ पे जो है वो नुकसानदेह है या शोर कर रही है, जिसकी वजह से ये जो नीचे केसेस लिखे हुए हैं. इसमें सबसे पहला केस है अ कार टायर ऑन द रोड यूज़फुल. ये इसकी यूज़फुल फ्रिक्शन है जो उसको ड्राइव करने में हेल्प आउट करती है. अ शिप मूव थ्रू वाटर इज़ nuisance. Shoe on a pavement is useful friction. A wheel spinning on an axle is useful. A skydrive flying through the air is nuisance. Someone's hands holding a screwdriver is useful friction. No is a recall questions.
क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज फ्रिक्शन। What is friction? Friction is a force friction is the force that is produced when two surfaces rub against each other friction tries to stop the surface from sliding over one another. For smooth surface, like ice and glass, the force of friction is less. For rough surface, the force of friction is greater. Force of friction is much greater. What causes friction? Friction. The answer is friction is caused due to teeny bumps on surface that are connected with each other and due to atoms in the two materials which tends to sticks to each other.
Next question, in what ways frictions can be harmful and in what ways it can be useful? In what ways friction can be harmful and in what ways can be useful? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूजफुल. फ्रिक्शन इज नीडेड to give bicycle a grip on the ground This friction helps in all kinds of motion, such as walking, writing, climbing, and so on. It helps vehicles to move on the roads by allowing their tires to move to grip the surface. Next is harmful. Harmful friction क्या है? A lot of energy is needed to overcome the force of friction. Friction produced heat. This wastes a lot of energy The moving parts of machine wears out. By rubbing against each other.
Next question is, how can we reduce friction? How can we reduce friction? Lubricants such as oils, oil and grease are used in machines to reduce friction. Next question is, what is gravitational force? Gravitational force. The answer is, gravity is the name given to the given to the force that makes all things fall to the ground. Hang an object from the end of a spring balance, and you can measure the downward pull of the earth. This is called gravity. What is difference between mass and weight? What is difference between mass and weight? सबसे पहले है मास. The quantity of matter in an object is called mass. When we want to know how much
much material can object contains? An object contain, we measure its mass. Next is weight. Weight. Weight is a force weight is the force by which weight is a force by which an object is attracted by the earth towards its center. It is measured in Newton. It is measured in Newton. Next question. What is machine and what is the machine advantage of simple machines? What is machine? What is the mechanical advantage of a simple machine? The answer is most machines that we use today are made up of many moving materials. Most machines that we use today are made up of many moving parts. Each part can be classified as a simple machine. Machines give us mechanical advantage. Next question is, what is a lever? Draw diagram of three classes of lever. What is a lever?
draw levers and label them. The answer is a lever is a simple machine lever is a simple machine in the form of an arm which can lift a heavy load by applying very little effort. The point on which a lever rests and about which it turns is called rest, and about which it turns is called fulcrum. Next is class 1 type. Class 1 type is seesaw is example. Next class 2 type is wheel. Class is human. Forearm. Last question is, what is difference between inclined plane and a wedge? What is difference between an The answer is inclined planes and wedge. Number 1, inclined planes say stills, stays still while wedge moves to do its work.
It is a simple machine. A heavy load can be raised, move easily by pulling it along a sloping surface. And then by lifting it is a simple machine which changes the drive direction, which change the direction of a force as well as increase it. And X is a wedge which is used as cutting machine. Now the answer question is completed, and your unit number 8 is also completed, in which you read about friction, force and fluid friction and gravitational force. I hope kids you got all the points. Okay, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।